हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देवज्ञान कोश में। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ख़ास तौर से कि झारखंड में जो पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हुए हैं, आज उन स्टूडेंट के लिए यह वीडियो खास होने वाला है, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन सा ब्रांच सेलेक्ट करना चाहिए और कितने CML रैंक तक आपको कौन सा ब्रांच मिल सकता है और गवर्नमेंट कॉलेज आपको कितनी CML रैंक तक मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, आप कॉलेज का कैसे सिलेक्शन करें और आप किस ब्रांच को चुनें ताकि आपका भविष्य अच्छा हो सके। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको पता होता ही नहीं है, वो या तो किसी से सुने होते हैं या किसी के कहने पे फॉर्म तो फिलअप कर देते हैं और फॉर्म फिलअप करने के बाद वो काउंसलिंग में भाग लेते हैं और उनको जो भी चीज़ मिलता है, उनको जो भी ब्रांच मिलता है वो लेकर वो पढ़ाई जारी कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में लेने वक्त तो पता नहीं चलता है या पढ़ने वक्त भी नहीं पता चलता है, लेकिन जब पढ़ाई करके हम निकल जाते हैं तो उसके बाद ये जब हम जॉब के तलाश में इधर उधर भटकने लगते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमने अच्छा कोर्स किया या कोई ख़राब कोर्स कर लिया है। तो उस वक्त आपको पछतावा होता है, लगता है कि शायद यह कोर्स नहीं करते तो अच्छा रहता। तो इसलिए आपको सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि आपको किस ब्रांच को लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम जो दिए होंगे उनका रिज़ल्ट आ चुका है और अब काउंसलिंग भी होने वाला है। तो काउंसलिंग से पहले आपका फ़र्ज़ ये बनता है कि आप लोग सबसे पहले टोटल गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में पूरा डिटेल एकत्रित कर लें और कहाँ पे कितने कितने सीट हैं वो भी आप पता कर लें। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि आपका CML रैंक 100 के अंदर है तो आपको कौन कौन से ब्रांच के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो मैं अपने अनुसार आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एक खुद फार्मासिस्ट हूँ। तो मैंने भी JCECB के थ्रू ही एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर गवर्नमेंट फार्मेसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था। मेरा बैच था 2017-19। तो इसलिए आपको हम बता रहा हूँ कि आगे चलकर क्या क्या परेशानियाँ होती है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि पैरामेडिकल में कौन कौन से ब्रांच होते हैं। तो सबसे पहले आपको पैरामेडिकल में बता दें कि पैरामेडिकल में आपका लैब टेक्नीशियन, OT असिस्टेंट, ऑप्थेल्मिक, एक्सरे टेक्नीशियन और आपका ECG हो गया, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन हो गया। तो ये सारे ब्रांचेज हैं। और इसके अलावा पैरामेडिकल से हटकर एक ब्रांच होता है जो फार्मेसी का, जिसका अलग कॉलेज है, तो वो फार्मासिस्ट का है। तो फार्मासिस्ट को भी ऐड कर लीजिएगा। अब इसमें हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि इन सभी ब्रांच में से आपके लिए सबसे अच्छा ब्रांच कौन हो सकता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होगा कि इन ब्रांच में से सबसे ज़्यादा स्कोप किस ब्रांच की फील्ड में ज़्यादा होता है। तो स्कोप का मतलब आप जान ही रहे होंगे कि किस क्षेत्र में आपका ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब आते हैं या आपको कोर्स करने के बाद आपको रोज़गार मिल सके। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें से 3-4 ही ऐसे ब्रांच हैं जिनके गवर्नमेंट में हमेशा वैकेंसी आती है। कम ही पद होते हैं लेकिन वैकेंसी हमेशा लगभग सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पर आते रहते हैं। तो जिसमें सबसे पहला नंबर पे है लैब टेक्नीशियन, जिसका आपको हमेशा गवर्नमेंट हो या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हो या सेंट्रल लेवल का जॉब हो या स्टेट या आपका जिला लेवल का हो, उसमें हर जगह आता है। तो आपका हो गया लैब टेक्नीशियन पहला नंबर पे। इसके बाद आपका हो गया फार्मासिस्ट का। वैकेंसी तो आते हैं रेगुलर लेकिन कम सीट रहते हैं। और जैसा कि आपको पता होगा झारखंड अलग हुए
24 साल हो गए हैं, लेकिन फार्मासिस्ट का वैकेंसी गवर्नमेंट अभी तक एक भी बार नहीं हुआ है। 2015 में आया था, लेकिन उसे कैंसिल कर दिया गया। पुनः फिर 2023 में निकाला गया था, जो कि अभी तक इसका एग्ज़ाम नहीं हो पाया है। अब पता नहीं नेक्स्ट सरकार में भी इसका एग्ज़ाम होगा कि नहीं। लेकिन हाँ, ये तो है कि आपका गवर्नमेंट में, सेंट्रल लेवल पे, एम्स में और जितने भी फोर्स के डिपार्टमेंट है, हर जगह फार्मासिस्ट का वैकेंसी आता है। फार्मासिस्ट ही नहीं, आपका लैब टेक्नीशियन का भी हो गया और फार्मासिस्ट इसका आता है। तो इसलिए पहला स्थान आपको लैब टेक्नीशियन, दूसरा में आप फार्मासिस्ट को रख सकते हैं, तीसरा में आपका ओटी असिस्टेंट का हो गया। ओटी असिस्टेंट के लिए भी गवर्नमेंट में वैकेंसी आते हैं। और चौथा में आपका एक्सरे टेक्नीशियन के भी काफ़ी पद आते हैं। मेन आपका 4 ब्रांच ही हैं जिसमें आपको गवर्नमेंट वैकेंसी देखने को मिलते हैं। पहला आपका लैब टेक्नीशियन, दूसरा फार्मासिस्ट, तीसरा एक्सरे टेक्नीशियन और चौथा ओटी असिस्टेंट। और कभी कभार आपको ऑप्थेल्मिक में भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन के लिए। तो मेरे हिसाब से जिनके अच्छे नंबर हैं वो इन्हीं 4-5 ब्रांच के लिए अप्लाई करें, तभी आपके लिए अच्छा होगा। न तो भविष्य में बाद में आपको प्राइवेट में ही काम करते करते पूरा ज़िंदगी बीत जाएगा। वैकेंसी आता ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे ब्रांच हैं जिसका वैकेंसी गवर्नमेंट में आता ही नहीं है। लेकिन हाँ, आप ज़्यादातर 3 या 4 ही ब्रांच को देखिएगा कि जो गवर्नमेंट के लिए वैकेंसी आते हैं। लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन और ओटी असिस्टेंट के लिए वैकेंसी हमेशा लगभग जगह आते हैं। आपको इसका एम्स से लेकर आपका स्टेट लेवल के जितने भी हॉस्पिटल हैं, हर जगह आते हैं। चाहे आपका ज़िला लेवल पे जो सदर हॉस्पिटल है, वहाँ भी आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब देखने को मिल जाएंगे NHM के थ्रू। इसलिए आप इन्हीं में से चुनें। जिनका CML रैंक 100 के अंदर है, वो लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट के लिए काउंसलिंग कर सकते हैं, उनके लिए बेस्ट होगा। आप अपना चॉइस देख लीजिएगा कि चारों में से कौन रखना चाहते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आप पहला लैब टेक्नीशियन और दूसरा फार्मासिस्ट के लिए डालिएगा, और तीसरा आप ओटी असिस्टेंट या एक्सरे टेक्नीशियन के लिए डाल सकते हैं। जिनका 100 के अंदर CML रैंक है, उन्हें मनचाहा ब्रांच मिल जाएगा। आप जिस भी ब्रांच के लिए अप्लाई कीजिएगा, आपको सीट अलॉट हो जाएगा। तो जिनके 100 के अंदर है, वो आप जो भी ब्रांच से करना चाहते हैं, पहला प्रेफरेंस उसी को दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि उससे ऊपर नहीं मिलेगा, लेकिन उन्हें मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। तो इसलिए जिनका 200 तक है, वो 4-5 ब्रांच का नाम डाल दीजिएगा। और यदि पहला काउंसलिंग में आपको नहीं मिलता है, तो सेकंड काउंसलिंग में भाग लीजिएगा, सेकंड काउंसलिंग में ज़रूर मिल जाएगा। तो इसलिए 200 तक जिनके CML रैंक है, उन्हें फर्स्ट नहीं तो सेकंड काउंसलिंग तक ज़रूर मिल जाएगा। तो इसलिए उदास नहीं होइएगा, फर्स्ट काउंसलिंग में पहले भाग लीजिए। फर्स्ट काउंसलिंग में जिनको सीट अलॉटमेंट होता है, उसके बाद भी बहुत सारा सीट खाली रह जाता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन नहीं करा पाते हैं इसी कारणवश। तो वो आपका सेकंड काउंसलिंग के लिए, फिर सेकंड काउंसलिंग में वो सीट अलॉट किए जाते हैं। तो इसलिए सेकंड काउंसलिंग में भाग लीजिएगा, तो मिल सकता है। और कैटेगरी वाले जो हैं, तो उनका CML रैंक भी ज़्यादा होगा। तो कैटेगरी रैंक यदि आपका 10 के अंदर है, तो भी आपको मिल सकता है। तो आप अपना रिजर्वेशन के हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ST के लिए तो ज़्यादा भी हो सकता है, आपका 15-20 से कैटेगरी रैंक भी है तो भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि ST में ज़्यादा सीट रिजर्व होता है। बाकी SC और OBC के लिए आपका अगर 10 से नीचे है, तो आपको कैटेगरी से भी मिल सकता है। उम्मीद है कि आपके जितने भी डाउट होंगे सभी क्लियर हो गए होंगे। और नहीं तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं, जो भी पूछना होगा मैं उसका जवाब वहीं दे दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि यह वीडियो हेल्पफुल साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।